हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मिथुन एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। आज हम लेकर के उपस्थित हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जैक बोर्ड 2026 के। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्यक निकालना है। तो जब भी किसी प्रश्न का शून्यक निकालने के लिए देगा तो हम क्या निकालेंगे? इतना इक्वल टू राइट में जीरो लेंगे। अब देखिए जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। अब यहां से जेड का वैल्यू निकालेंगे। जब स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस और माइनस में, तो रूट अंडर 64 हो जाएगा। अब 64 का वैल्यू हम लोग जानते कितना होता है? 8 होता है, यानी प्लस माइनस 8। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है दिए गए बिंदु P06, Q70, R50 में से कौन से बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं? देखिए यहां पर समझना है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। अब इसमें जानना क्या है? बिंदु दिया 0, 6, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। कहीं होगा मान लो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है। 7, 0, यानी कि ये जो हमारा है q 7, 0, यानी x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 0, और r है 5, 0, यानी कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। अब देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कह रहा है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। क्या बिंदु P करती है? बिंदु P हमारा ये बिंदु Q हमारा ये है, बिंदु Q आ रहा है। अब देखो क्या बिंदु Q और R, तो देख रहे हैं Q जो है x अक्ष पर है, R भी कहाँ है? x अक्ष पर। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा बहुत होगा पॉइंट Q F, दोनों बिंदु Q और R दोनों जो है x। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है? दो समपरिमेय संख्या, कोई भी दो समपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, 4 ले लिए। अब इसके बीच में कितनी विषम परिमेय संख्या? यहाँ पर क्या बोला गया? विषम। तो बताइए 2 और 4 के बीच में कौन सा विषम नंबर आएगा? यानी 2 और 4 के बीच में हम एक ही विषम रख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो चलिए हम लोग जानते हैं एचसीएफ निकालना है। कोई भी दो लगातार विषम संख्या मान लेते हैं। विषम संख्या पहला जो है 3 है, इसका जब गुणनखंड निकालेंगे क्या निकलेगा? 1 और 3। एक और मान लेते हैं लगातार विषम संख्या की बात है, 5 ले लेते हैं, यानी 1 और 5। इन दोनों में से कॉमन क्या रहेगा? यानी कि दो लगातार विषम संख्याओं का जो एचसीएफ निकलेगा कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता दो चरों y और z में रैखिक समीकरण ay प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 अधिकतम कितने हल संभव है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है नहीं। ay प्लस b z प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा हो सकता है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण बोले तो दो चर होना अनिवार्य है। अब देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल निकालेंगे, जैसे x प्लस y इक्वल टू 5 किया है, ठीक है, तो इसके कितने वैल्यू संभव है? तो हो सकता है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 हो सकता है, x का वैल्यू 1 है और इसका 4 हो सकता है, 2, 3, इसका 3, इसका 2। यानी इस प्रकार से हम लोग इन्फिनाइट वैल्यू ले सकते हैं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फिनाइट। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है सुसंगत समीकरणों के युग्मों द्वारा कौन सी रेखाएं दर्शाई जाती है? व्हाट आर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन? ये जो क्वेश्चन है ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है ना, यह संगत समीकरण सिद्ध होगा और इसका जो आंसर होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि
कि टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ऐसा ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर आगे क्या है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, क्योंकि यहाँ पर संगत समीकरण के युग द्वारा कौन सी रेखाएं दर्शाई जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है वो जो होता है संगत समीकरण के हल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके मूल निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मूल निकालना है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे क्या आएगा 6, यानी 6x स्क्वायर आएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो बीच में -5 आना चाहिए, इसको ऐसा तोड़ना है कि -5 लेकिन गुना करने पर 6, तो एक टूटेगा किसमें, 1 और 6, 2 और 3, ठीक है। 5 किसमें आ रहा है इसमें, यानी दोनों जगह पर क्या लिखेंगे -3 -2, तो -5 आएगा और -3 और -2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करने में +6 लाना है। अब देखिए यदि यहाँ पर माइनस लिखा है तो इसका आंसर जो निकलेगा प्लस में निकलेगा, ठीक है। और यदि ये दोनों जगह पर प्लस रहता है आंसर माइनस में आता है, यानी इसका जो आंसर निकलेगा 2 भी निकलेगा और 3 निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो है 3 और 2 दोनों ऑप्शन में, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो ऐसे लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। चलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जब सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो उसको बनाने का तरीका उसको अलग है। इस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि क्या दो ऐसे लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। अब इन्हीं से ऑप्शन में से कोई नंबर उठाएंगे जिनको वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर कितना आना चाहिए 202। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। देखिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 15 का स्क्वायर कितना है 225, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14, लास्ट में क्या है 4, पूरी डिजिट यहाँ 2 है, यानी वैसा नंबर लेना लास्ट में 2 आना चाहिए। देखते हैं 9 का, इसका 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट ही जोड़ते हैं, 1 और 1 2 आएगा लास्ट में, यानी यहाँ पर क्या है 2 है, यानी इसका जो है आंसर यही होगा। आगे जब हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा इसका और ये 225 आएगा, 9 5 14, लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा, जो कि नहीं। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो 13 का 169 लास्ट में 9 आएगा, 11 का 128 लास्ट में 1 आएगा, 9 और 1 10, यानी लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, जो कि नहीं। यानी 202 है तो कौन होगा, इसका ऑप्शन जो सही होगा बी नंबर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 121 हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, 1 1 2 8 2 10, 1 और 1 202, इसका जो सही ऑप्शन होगा तो बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन अंकगणितीय प्रगति एपी में नहीं है। अच्छा ये जो श्रृंखला दी है, सीरीज दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा जो है इसमें एपी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं एपी का क्या है, तो अगर कोई भी जैसे A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 अगर एपी में है तो क्या होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसी प्रकार से आने की जो कॉमन डिफरेंस डी होता है क्या होता है, इक्वल होता है। पहला नंबर क्या है 2 4 6 8, 4 और 2 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, 8 और 6 का, यानी एपी में। क्वेश्चन में कह रहा है कौन एपी में नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है 1 9 17 25, इसका अंतर 8 का है, इसका भी अंतर 8 का है, यानी ये भी सेम है। अगर अंतर सार अंतर समान हो तो एपी में है, ये भी नहीं। आइए इसको देखते हैं, -10 -6 -2, फिर आगे 2 है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 आएगा, इसमें भी डिफरेंस करेंगे 4 आएगा, यानी कि 4 का डिफरेंस। ये भी हमारा एपी में है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये एपी में नहीं। क्यों, देखिए डिफरेंस देखते हैं, 1 और 4 9 16 25, 1 और 4 का डिफरेंस 3, इसका 5, इसका 7, यानी कि डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। मतलब एपी में ये जो सीरीज है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहता है क्या दिया है, 1, 4, 7, 10 के 28वें पद का मान क्या होगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यानी इसका जो है एपी में हुआ है, ठीक है। 28वें पद इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना दिया है 1, d बराबर क्या है a2 माइनस a1, यानी 4 मिल जाएगा तो 3, ठीक है। हमको निकालना क्या है a 28, और a 28 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 27d। अब यहाँ से 1 प्लस 27 गुना d का वैल्यू 3 लेंगे, 1 प्लस 27 दिया 81, और ये कितना हो जाएगा 82, यानी हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 82 इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए 10 प्रश्न हुआ, आगे बढ़ते हैं। कहता यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:81। ध्यान दें, इस प्रकार के प्रश्न कभी भी जब दो त्रिभुज समरूप के उसके बारे में बताया जाए तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, अगर भुजा का अनुपात पूछे तो भुजा का जो अनुपात होगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया उसका हम क्या करेंगे रूट अंडर कर देंगे, ठीक है। यानी कि रूट 16 का वैल्यू 4 और रूट 81 का वैल्यू कितना हो गया, यानी भुजा का जो अनुपात होगा वो 4:9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए समचतुर्भुज, सबसे पहले समचतुर्भुज आते हैं। समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई, यानी एक का जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, अगर ये 6 है एक 8 है, तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, पहली बात। दूसरा चीज ये बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, अगर ये 6 है तो इधर 3 निकलेगा और यदि ये 8 है तो इधर 4 निकलेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 3, 4 और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसका ट्रिपलेट है 5 लगेगा, यानी 5 होगा इसका आंसर। हालांकि जो है ऑप्शन में जो है गलत दिया है या फिर क्वेश्चन में कोई गलत दिया है। जहां तक हमको लगता है क्वेश्चन में जो है, अगर ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन लेंगे तो एक होगा 12 और दूसरा होगा 16। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जब ये एक 12 लेते हैं एक 16 लेते हैं तो आधा इसका वैल्यू कितना होगा 6, आधा इसका कितना होगा 8, एक 6 हुआ दूसरा 8 हुआ, तो तीसरा ये समकोण त्रिभुज है यानी कि 90 डिग्री है, तो ये हमारा कर्ण होगा। और हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे वैसे 6, 8 और इसका जो ट्रिपल लगता है किसका लगता है 10 का, वैसे भी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 प्लस 64, यानी 100 आएगा। अब जो 100 का हम रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कब, जब ये यहाँ पर जो 6 की जगह 16 और 8 की जगह 12, ये अगर ऑप्शन में है तो इसके अनुसार ऑप्शन सेट किया गया, नहीं तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दो अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दो अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु, दो अक्ष हम लोग जानते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। अब ये जिस पर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। हम लोग जानते हैं ये ओरिजिन पर टच करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कहता वाई एक्स से 8 इकाई युग्म और एक बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित हो तो P के निर्देशांक क्या होंगे। यानी साफ साफ रखिए, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर एक्स पर स्थित है और वो कितना है 8 है, 8 इकाई युग्म, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका 8 चूंकि एक्स अक्ष पर 8 है, ये जो फर्स्ट में लिखा जाता है वो एक्स अक्ष में लिखा जाता है और एक्स अक्ष पर 8 है, इसका मतलब जो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या है, cos a बराबर 3/5, तो हमको निकालना क्या है सेक ए निकालना है। अब बताइए cos a बराबर 3/5, तो सेक ए निकालना है। अब देखिए वैसे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये b होगा और ये हमारा h होगा,
लेकिन उतना आपको निकालने की जरूरत नहीं। हम लोग जानते हैं सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, या फिर सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। तो यहाँ पर क्या दिया है cos ए का वैल्यू, cos ए का वैल्यू कितना दिया है 3/5, तो ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा 5/3, यानी इसका सही जवाब 5/3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a किसके बराबर है? sec a प्लस tan a, sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं sin a/cos a। अब ये जो दिया है इधर 1 माइनस sin a, जब इसको हम सॉल्व करेंगे cos a एलसीएम लेंगे तो इधर होगा 1 प्लस sin a, और इधर भी क्या 1 माइनस sin a। अब देखिए नीचे cos a का cos a ही लिखा है, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, जब गुना हुआ तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये है ना, a प्लस b माइनस b। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a बाय cos a। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर a, और नीचे क्या है cos a। अब बताए cos स्क्वायर a का मतलब cos 2 को 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या cos a, और इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, cot a बराबर 1, cot a बराबर 1 है, तो ये का मान क्या, यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि cot a इक्वल टू 1 दिया है। हम लोग जानते हैं cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी सीधे खड़े खंभे स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, देखिए क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। जब किसी सीधे खड़े स्तंभ, वो स्तंभ सीधा खड़ा है और उसकी ऊंचाई और उसकी छाया जो बन रहा, मान लो ये छाया है, ये दोनों क्या बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए उन्नयन कोण पूछ रहा है, अब इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, ये दिया है कि ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये स्तंभ और छाया बराबर, मान लेते हैं ABC कितने। अब यदि ये दोनों बराबर है, अभी कितना डिग्री पे होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि कोई भी स्तंभ है तो सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री। और यदि ये 90 डिग्री है और ये दिया है कि ये जितना इसके बराबर है, यानी कि ये जो स्तंभ है और ये इसका छाया है, ये दोनों क्या बराबर है, इसका मतलब क्या है कि AB के बराबर BC है। अब AB के बराबर BC तो एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं बराबर होती है, अब यदि 2 भुजा बराबर है उसमें से एक कोण जो है 90 डिग्री है, और समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि यदि 2 भुजा बराबर होता है तो बराबर भुजाओं के सामने का जो कोण बनता है वो भी क्या होता है बराबर होता है। और यदि सामने का कोण बराबर होता है तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, क्योंकि इसके सामने ये कोण इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों बराबर होगा। अब यदि ये दोनों बराबर हो गया तो बताइए ये 90 डिग्री अकेले दिया है, और ये दोनों ऐसा वैल्यू रखना जो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों मिलके 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री में से 90 डिग्री अकेले दिया है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45, दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री से ज्यादा होगा नहीं, तो ये 90 है, ये भी 45, ये भी 45। आनी अब बताइए उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से कोई भी वस्तु को ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ से ये कोण बनता है ये हमारा उन्नयन कोण है, यानी ये 45 डिग्री, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 45 डिग्री। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या है। अब देखिए जान लो ये सब तो कितना हुआ 360 डिग्री। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री है ना, तो ये सब सिंपल सी बात है ना। अब देखिए क्वेश्चन 20, दशमलव संख्या 111 को कहा जाता है। अब बताइए 111 संख्या लिखा है, ऑप्शन में थोड़ा जो है टाइपिंग मिस्टेक, पहला में ऑप्शन में होगा पूर्ण संख्या, क्या 111 एक पूर्ण संख्या है। आगे देखते हैं प्राकृत संख्या, क्या 111 एक प्राकृत संख्या है। परिमेय संख्या और इनमें से सभी, तो देखिए 111 एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, यानी कि इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। चलिए धन्यवाद।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के उपस्थित होंगे और जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। लगातार इस चैनल पर आपको जैक बोर्ड 2026 के लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो है सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।